नमस्ते दोस्तों, फ्री स्टॉक मार्केट ए के विथ ऑनलाइन चैनल में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई एक बात जरूर पक्की कर लेना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बगल में घंटी वाला आइकन आता है ना, उसे भी जरूर दबा देना और अल सेलेक्ट कर लेना। इससे फायदा क्या होगा कि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम पे मिल जाएगा, ताकि कोई भी जरूरी बात आपसे छूट ना जाए। और हाँ दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मुझे थोड़ा काम था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। उसके लिए मैं आप सभी से दिल से सॉरी बोलता हूं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करते और सीधे आज के इस जरूरी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मतलब सीधी सी बात है, शेयर मार्केट में ज्यादातर लोग क्यों आते हैं भाई? वो शेयर और स्टॉक्स को बाय करने आते हैं, खरीदने आते हैं। पहले हम खरीदते हैं, फिर बाद में उसे बेचते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 ऐसे बहुत जरूरी पॉइंट हैं जिनको अगर आप शेयर खरीदते वक्त ध्यान नहीं दे रहे हो या आपकी लिस्ट के शेयर में ये चीजें हैं तो शायद आप एक गलत शेयर खरीद रहे हो। और अगर इन पॉइंट्स में से कोई भी आपको दिख जाए ना, तो चांस है कि बाद में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। आपको लग सकता है कि आप ट्रैप हो गए हो। पता है, ज्यादातर नए रिटेल इन्वेस्टर्स की एक बहुत कॉमन और गंदी आदत होती है। वो पहले शेयर खरीद लेते हैं और फिर बाद में उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। मतलब, अरे मैंने ये खरीद लिया, बताओ ये कैसा शेयर है? अरे भाई, अब खरीद लिया तो क्या फायदा, पहले चेक करना था ना। सोचिए, जब आप कोई मोबाइल फोन खरीदते हैं तो खरीदने के बाद पूछते हैं क्या कि अरे इसका कैमरा कितने मेगापिक्सल का था? नहीं ना, पहले आप 10 बार चेक करते हो, 1000 जगह से जानकारी लेते हो, 10 दोस्तों से पूछते हो, इंटरनेट पर खुद रिसर्च करते हो और तब जाकर कहीं खरीदते हो। शेयर मार्केट में भी बिल्कुल ऐसा ही है दोस्तों। कोई भी शेयर खरीदने से पहले ये 10 बातें आपको जरूर चेक करनी चाहिए। अगर आपको उनमें ये बातें नजर आ रही हैं तो थोड़ा संभल कर चलना, मैं बस इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि 99% केसेस में ऐसी कंपनियां आपका पैसा डुबा सकती हैं। तो वो 10 पॉइंट्स कौन से हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। और हाँ, इनमें से जो पॉइंट नंबर 1 है ना भाई, वो तो एकदम गोल्डन रूल है। अगर सिर्फ उसको भी फॉलो कर लिया ना तो 90% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हम रिवर्स चलते हैं, पॉइंट नंबर 10 से शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 10, जिस शेयर में आप जा रहे हो, मतलब जिस कंपनी के बिजनेस में आप पैसा लगा रहे हो, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है। देखो, कर्जा होना अलग बात है। मान लो किसी इंसान के पास 1 करोड़ रुपए हैं, उसने 10,000 का कर्जा ले लिया, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर 1 करोड़ रुपए हैं और उसने मान लो 5 करोड़ का कर्जा ले लिया, भाई यहां तो बैंड बज सकती है ना। मतलब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा जाकर कर्जा लेना, एक बर्डन बन जाना, ये एक बहुत बड़ा खतरे का सिग्नल है। और सोचो, अगर कर्जे के साथ साथ कंपनी को प्रॉफिट भी नहीं आ रहा है तो ये तो डबल डेंजर हो गया ना, क्योंकि कर्जा लिया है तो लौटाना तो पड़ेगा ना। और ये तभी मुमकिन है जब कंपनी प्रॉफिट में हो। अगर कंपनी घाटे में चल रही है तो वो कर्जा वापस कैसे देगी? तो हमेशा ये बात याद रखना, कोई भी कंपनी खरीदने जाओ, चेक कर लो कि क्या उस पर बहुत ज्यादा कर्जे का बोझ तो नहीं है और क्या उसका प्रॉफिट लगातार घट तो नहीं रहा है। अगर ऐसा है तो भाई संभल कर रहना, ऐसी कंपनियां आपको बुरी तरह फंसा सकती हैं। बीच बीच में जो छोटे मोटे जंप्स आते हैं ना, किसी भी ऐरे गैरे स्टॉक में जो बीच में ही भाग जाते हैं, उनके ट्रैप में नहीं आना होता है। हमेशा बड़ी पिक्चर देखकर चलना होता है। इतना कमजोर इन्वेस्टर नहीं बनना कि कोई स्टॉक थोड़ा सा ग्रीन क्या दिखा, आप उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दो। इस पॉइंट को ध्यान में रखना। पॉइंट नंबर 9, किसी भी स्टॉक में अगर लगातार बार बार अपर सर्किट और लोअर सर्किट लग रहे हैं, हाँ आपने सही सुना, अपर सर्किट भी लग रहे हैं, लोअर सर्किट भी। मैं क्या बोल रहा हूं? लगातार आप बार बार। अगर किसी स्टॉक में ये चीजें हो रही हैं तो वो भी एक डेंजरस स्टॉक है। क्यों? देखो, एक बार अपर सर्किट लगना मतलब हो सकता है कि कंपनी में कोई अच्छी खबर आई हो, कोई बड़ा अनाउंसमेंट हुआ हो, खतरनाक नंबर्स दिखाए हो, ठीक है। एक बार कोई बुरी खबर आ गई, कंपनी अच्छी है, तब भी लोअर सर्किट लग सकता है। लेकिन अगर कंपनी में बार बार लगातार इसी तरह का कारोबार हो रहा है, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, तो समझ लेना भाई, इसमें ऑपरेटर वाला काम होता है। इस तरह की चीजें अक्सर ऑपरेटर की चाल होती हैं। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगेन मैं कह रहा हूं, अगर लगातार बार बार अपर सर्किट लोअर सर्किट हो रहा है तो ऐसी कंपनी से आपको बच के रहना चाहिए। मतलब जिसमें अपर लोअर सर्किट लग रहा है वो स्टॉक छोटा ही होगा और ऐसे स्टॉक्स में ऑपरेटर की चालें बहुत बार देखने को मिलती हैं, तो संभल कर रहना है। ये था पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 8, बात कर लेते हैं प्रमोटर की। प्रमोटर मतलब आप कह सकते हो कि जो कंपनी को चलाते हैं मालिक लोग। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। अगर प्रमोटर के ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं, एलिगेशन मतलब हिंदी में
में आरोप, बहुत ही सीरियस किस्म के आरोप, जैसे धोखाधड़ी, फ्रॉड वगैरह। देखो, आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है। कल मैं किसी के ऊपर कुछ भी बोल दूं, अरे इसने मेरा पैसा ले लिया, क्या गारंटी है उसने लिया है? आरोप लगाना आसान है, वो सिद्ध होने में टाइम लगता है। लेकिन याद रखना, अगर शेयर मार्केट में किसी प्रमोटर पर बहुत ही संगीन आरोप लगे हैं और उस वजह से स्टॉक में जबरदस्त क्रैश भी हुआ है, तो ऐसे में बच के रहना। ऐसी कंपनियां आपको बुरी तरह फंसा सकती हैं। पॉइंट नंबर 7, यह भी प्रमोटर से जुड़ा हुआ है, प्रमोटर की प्लेजिंग। अगर प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रखे हुए हैं, क्या यह कोई पाप है? नहीं, प्रमोटर प्लेजिंग कोई पाप नहीं है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा शेयर गिरवी रख देते हैं तो फिर काफी रिस्क हो जाती है। अगेन कह रहा हूं, अगर किसी प्रमोटर ने अपने 80% शेयर गिरवी रख दिए, क्या वो कंपनी फ्रॉड है? नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो कंपनी काफी रिस्क में चल रही है। मतलब क्या है, कल अगर प्रमोटर कर्जा नहीं चुका पाए या कोई दिक्कत हो गई तो जिसके पास शेयर गिरवी हैं वो उन्हें बेच सकता है, और जब वो बेचेगा तो स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा। इसलिए प्रमोटर प्लेजिंग का बहुत ज्यादा होना मतलब आप एकदम हायर लेवल की रिस्क ले रहे हो। ये ऐसा हो गया जैसे आप बाइक को 200 से 250 की स्पीड पे चला रहे हो। 200 से 250 की स्पीड पे चलाना मतलब ऐसा नहीं कि आप मरने ही वाले हो, लेकिन हाँ, जब आप काफी रिस्क लेकर चल रहे हो, कुछ भी जरा सा इधर उधर हुआ तो भाई बैंड बच सकती है। अब ये जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये आपको आसानी से समझाने के लिए है। तो अगर प्रमोटर प्लेजिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। अगर किसी स्टॉक में पहले से ही ऐसा है तो देखो भाई, इतने सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, क्यों ऐसी कंपनी में जाना जहां इतना ज्यादा रिस्क है। पॉइंट नंबर 6, अब बात करेंगे किसी कंपनी के रेवेन्यू की, जिसे हम टॉप लाइन भी कहते हैं। अगर ये लगातार गिरता जा रहा है, लगातार, ये एक जरूरी शब्द है। देखिए, एक बार के लिए होता है, शेयर मार्केट हो या लाइफ हो, एवरेज चीजें तो होती रहती हैं। दुनिया का कितना भी अच्छा बैट्समैन हो, कभी ना कभी जीरो पे आउट हो जाएगा। बॉलर को भी रन पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हो गया। आप कंसिस्टेंसी देखो, अगर वो लगातार आउट ही हो रहा है तो दिक्कत है, या ऐसा बॉलर जो रोज ही पिट रहा है, विकेट ही नहीं निकाल रहा। वैसे ही कंपनी का भी है, अगर उसका रेवेन्यू, उसकी टॉप लाइन लगातार नीचे ही जा रही है, मतलब उसका सामान बिक नहीं रहा है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो संभल जाना है। उसी के साथ साथ अगर रेवेन्यू के साथ साथ बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट भी लगातार नीचे जा रहा है, तो भाई ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और उसी के साथ साथ अगर कंपनी की ग्रोथ भी नीचे गिर रही है, वैसे तो रेवेन्यू प्रॉफिट नीचे आ गया तो ग्रोथ तो वैसे ही खत्म हो गई, लेकिन समझ लेना, ऐसी कंपनी में अगर आप जाओगे तो आप फंस जाओगे। जिस कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है, वो स्टॉक वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, एकदम मगरमच्छ की तरह जो घंटों एक जगह पड़ा रहता है। भले ही वो खराब ना हो, लेकिन ग्रोथ नहीं होगी। तो कंपनी में ग्रोथ होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसे नोट करके चलना। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 पर जाने से पहले आपको जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो इसे जरूर लाइक कर देना। आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है। तो ठीक है, आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, जो रिलेटेड है पीडीएफ से। पीडीएफ मतलब है शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड। प्रमोटर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अगर ये तीनों किसी कंपनी को खरीद रहे हैं, वहां उनकी होल्डिंग ज्यादा है, तो आमतौर पर आप कह सकते हो कि हाँ, चांस है कि वो कंपनी ठीक है। 100% तो नहीं, पर 99% केस में। लेकिन इसके उलट कि भाई प्रमोटर भी नहीं खरीदना चाहते, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी नहीं, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी नहीं, तीनों नहीं खरीदना चाहते। मतलब कौन खरीदना चाहता है? सिर्फ पब्लिक जिंदाबाद। तो भाई ऐसी कंपनी से डर के रहना। देखो, जहां पब्लिक ज्यादा होगी ना, मार्केट का रूल कहता है 100 में से 90% से ज्यादा बार अगर आप सैंपल उठाकर देख लो, पैसा नहीं बनता। 90%, 100% नहीं बोल रहा, मार्केट है। लेकिन ज्यादातर चीजों में आपको यही मिलेगा। वहीं अगर उल्टा हो, मतलब अगर आप देखोगे कि प्रमोटर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ज्यादा है। इन्हीं के पास 95% शेयर हैं और पब्लिक के पास केवल 5-6% पड़ा हुआ है, तो आमतौर पर वो कंपनी अच्छा करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखिए, पीडीएफ वाली कंपनी आप पढ़ सकते हो। तो ये एक बात ध्यान में रखनी है। पॉइंट नंबर 4, बात करूं तो चेंज। नहीं, चेंज मतलब क्या? अगर बार बार चेंज हो रहा है, किसमें? मैनेजमेंट में, तो ये रेड फ्लैग है भाई, बचकर रहना। बार बार देखो, वैसे तो कानून के हिसाब से कुछ टर्म तक मैनेजमेंट रहता है, फिर बदलना पड़ता है। लेकिन अगर बार बार नया व्यक्ति आ रहा है, वो भी छोड़ रहा है, उसके बदले दूसरा आ रहा है, वो भी अपना टर्म पूरा होने से पहले छोड़ रहा है, तो ये रेड फ्लैग है। मतलब कुछ तो गड़बड़ी यहां हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, सेम चीज, चेंज किसमें? ऑडिटर में। नया ऑडिटर आ रहा है, बार बार ऑडिटर बदल रहा है कंपनी में, तो ऐसी कंपनी से भाई बचकर रहना जहां पे मैनेजमेंट और ऑडिटर आते जाते रह रहे हैं। मतलब कुछ तो गड़बड़ी यहां हो सकती है। पॉइंट नंबर 2,
जो कि है कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये बहुत जरूरी है। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब आप ऐसा समझ लो कि आमतौर पर ये केस से रिलेटेड चीजों में ही अच्छा उदाहरण रहता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी होना मतलब अगेन सेम चीज कि आप बर्बाद हो गए ऐसा नहीं है। वही उदाहरण देता हूं, मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आपके ऊपर 10,000 का केस है और आप वो केस हार गए तो क्या फर्क पड़ेगा? 1 करोड़ है ना आपके पास, नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ, लेकिन मान लो आपके पास 1 करोड़ है और केस चल रहा है 2 करोड़ या 3 करोड़ के आसपास। भाई अगर आप ये केस हार गए ना तो मतलब आप पूरा कंगाल हो जाओगे। आप समझ रहे हो? तो इसी को हम कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी कॉस्ट, कि कंपनी को भविष्य में पैसा देना पड़ सकता है अगर वो कोर्ट केस हारे तो। अभी वो कितना है वो देखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड बैलेंस शीट में नीचे लिखा रहता है। अगर कंपनी वो केस हार गई और कल पता चला कि भाई कंपनी में से 50 से 60% पूरी कंपनी उड़ जाएगी, इतना पैसा देना पड़ेगा, तो भाई कंपनी की तो लुटिया डूब जाएगी, सीधा स्टॉक आधा हो सकता है। तो इस प्रकार के स्टॉक्स काफी रिस्की होते हैं। अगर आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी डिटेल में समझना है, सीखना है, तो मैं एक वीडियो बनाकर दे सकता हूं। देखो, बैलेंस शीट के नीचे ही आपको एक आइटम मिलेगा जो इन्वेस्ट करने से पहले पढ़ना चाहिए, जिसे कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। जिस कंपनी में कंटिंजेंट लायबिलिटी इतनी भारी मात्रा में है कि अगर कल वो केस हार गए और उनको पैसा देना पड़ा और वो बहुत ज्यादा रही, 50, 60, 70%, तो ऐसी कंपनी को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करूंगा। बहुत सिंपल सा गणित है ना भाई, केसेस रहेंगे या नहीं रहेंगे हमें क्या पता। तो ये चीज भी आपको नोट करके रखनी है। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, आखिरी पॉइंट जो आप कह सकते हैं यहां पे गोल्डन पॉइंट है। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था ना कि बाकी चीजें एक तरफ और ये पॉइंट नंबर 1 एक तरफ। कैसा ये कौन सा वाला पॉइंट है? अगेन सेम चीज देखो, जहां पे आपको पब्लिक, जहां पे आपको बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल जाएगी, ऐसी कंपनी से आपको खुद को बचा के रखना है। तो याद रखना दोस्तों, शेयर मार्केट में आपने भी सुना है कि नहीं केवल 10% के आसपास एवरेजली लोग पैसा कमाते हैं, 90% नहीं कमाते हैं। तो 90% जिसके बारे में बात करेंगे भाई, वहां पे तो पैसा बनेगा ही नहीं। ज्यादातर केसेस में आपको 10% में आना है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा हटकर विचार करना पड़ेगा। जो नॉर्मल पब्लिक का ब्रेन नॉर्मली आपको आंसर देता है ना, उसके विपरीत यहां पे काम करना होता है। वहीं पे पैसा हम लोगों को देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम पब्लिक पेनी स्टॉक बताओ सर, पेनी स्टॉक बताओ, पेनी स्टॉक बताओ। इसका अर्थ क्या होता है? ऐसे स्टॉक से आपने दूरी बना के रखनी है, पेनी स्टॉक में नहीं जाना है। अगर आप देखोगे, एक उदाहरण दे रहा हूं, कोई स्टॉक अगर 10,000 का होता है, कोई स्टॉक अगर 20,000 का होता है, मान के चलो। आप अपने आप से यह सवाल पूछना खुद से ऑनेस्टली, क्या आप कभी पढ़ते भी हो ऐसी कंपनी को? कभी आपने ABC शेयर की बैलेंस शीट भी खोली है? मैं शेयर खरीदने की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ स्टडी करने की बात कर रहा हूं। देखते तक नहीं कि बैलेंस शीट क्या है, P&L क्या है, फर्क ही नहीं पड़ता। हम जाएंगे भाई पेनी स्टॉक में। ये चीजें बताती हैं कि क्यों मार्केट में पैसा नहीं बनता है। ये जो साइकोलॉजी है ना हम लोगों की, यही गलत पड़ती है। मोबाइल फोन चाहिए तो भाई 1,000 का मोबाइल फोन नहीं, वहां तो 1,00,000 का फोन चाहिए, किडनी भी बेच देंगे। शेयर की बात आती है तो नहीं नहीं भाई, वहां तो सस्ते में कुछ तो करना है। तो ये जो माइंडसेट है दोस्तों, अगर इसको भी आप चेंज कर पाओगे ना, तो मार्केट में लिटरली कह रहा हूं दोस्तों, आप आधी जंग जीत जाओगे, आधी। तो इसके ऊपर भी आप काम करना। जैसे मैंने अभी आप लोगों को इसी में ही एक उदाहरण दिया था, PDF स्ट्रेटेजी। उसमें भी यही बात मैंने बोली थी कि जहां पे आपको पब्लिक ज्यादा घुसती हुई देखने को मिल जाती है, वहां पे क्लियर कट समझ में आता है कि सब कुछ खत्म हो चुका होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर वो इतना ही अच्छा होता तो भाई प्रमोटर ना तो उस शेयर को छोड़ते, ना तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ना तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन तीनों ने छोड़ के रखा है ना, वो पब्लिक के लिए छोड़ के रखा है। खरीदो भाई, तुम लोग ही खरीदो। तो ऐसी कंपनी से आपको बच के रहना है। और देखिए, ऑपरेटर भी ऐसे ही काम करते हैं। आपने देखा है कि नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजमेंट भी चलते हैं बहुत सारे स्टॉक्स को लेकर। ये कोड दिखाते हैं, वो कोड दिखाते हैं, ये तो ऐसा भागने वाला है, वैसे भागने वाला है। क्यों दिखाते हैं? उनको पता है भाई कि भीड़ को अट्रैक्ट करना है। तो इससे अगर आप यहां पे बच पाते हो, आप खुद को बचा पाते हो, तो आप मार्केट में काफी अच्छा यहां पे कर पाओगे। सो ठीक है दोस्तों, ये कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ये 10 पॉइंट्स थे, वो मैंने आप लोगों के सामने यहां पे रखे हैं। इन 10 पॉइंट्स को आप अच्छे से स्टडी कर लेना। और जैसे मैंने कहा, कोई भी शेयर खरीदने से पहले इनको स्टडी करना होता है। अगर आप इसको प्रॉपरली स्टडी करके डिसीजन लेते हो तो आपके गलत जाने के चांसेस काफी कम हो सकते हैं।
सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीजें सीखने को भी मिली होंगी, एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे। आप चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी ये चीजें जरूर यहाँ पे सीख पाए। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन एंड नॉलेज पर्पस। Before taking any decision, please once consult with your financial advisor or do your own research.